रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल। अभी इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, आपको आगे मिलेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे फैक्टर्स के बारे में, ऐसी घटनाओं के बारे में बातें करनी है जिससे केमिकल रिएक्शन क्या हो रही हो, अफेक्टेड हो रही हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड हो रही है, इसका सिर्फ सीधा सा टर्म है, या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें ऐसे फैक्टर्स की बात नहीं करनी है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो, हमें जनरली ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। अब आप लोगों को अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि कब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी और कब रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट हेडिंग डालिए, फर्स्ट हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन, 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 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन हो रही है बच्चों, तो ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी कि घटेगी? अरे अपनी ज़्यादा बुद्धि ना लगा देना, कॉमन सेंस से बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर हम बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? बढ़ेगी। इसके दो सेंस लगा सकते हो आप। एक नॉर्मल सेंस कि ये जितना ज़्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा, तो अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। दूसरा इसका केमिस्ट्री की भाषा में इसका रीजन क्या है, केमिस्ट्री की भाषा में क्या है, मान लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम है तो रिएक्टेंट के पार्टिकल बहुत स्पेस में पड़े हैं। अब ज़्यादा दूरी है इसलिए आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, धीरे 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 रिएक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्लो। लेकिन अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एक दूसरे के कैसे आ जाएंगे, पास पास, और पास पास आ जाएंगे तो आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, और जितनी आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्पीड। तो केमिस्ट्री में इसको ये बोला जाता है कि अगर रिएक्टेंट का कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है ऐसे संगठन या टकराना आपका, ठीक है। अब आगे जाके आप इसमें पढ़ोगे इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, वो हम बाद में बताएंगे। देखो इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, सभी कोलिजन से रिएक्शन नहीं होती, हम यही बता देते हैं। जैसे हमने ऐसे ए भी कोलिजन हुआ लेकिन इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब जब हम ऐसे कितना भी मारते रहे, लेकिन जब हम अच्छे से मारेंगे, अभी हम चौक लिए हैं, देखो ऐसे हम मार रहे, इस कोलिजन का कोई रिजल्ट नहीं आया। जे कोलिजन जब स्ट्राइक ऐसे हो कि उससे हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसे कोलिजन होता रहेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये आवाज़ जिससे आई, तो कोलिजन शुड बी इफेक्टिव। कोलिजन थ्योरी है आपकी चैप्टर में, हम बताएंगे आपको। तो जितने पास पास ही होंगे उतने ज़्यादा कोलिजन कैसे होंगे, इफेक्टिव। और जितना ज़्यादा कोलिजन इफेक्टिव होगा उतने ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्ट। और जितने ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उतने ज़्यादा क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो लिखिए इसमें, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है। रेट ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इफेक्टिव समझ गए आप लोग सिद्धार्थ, समझ गए इफेक्टिव, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स
रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। और बताओ अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स कैसे आ जाएंगे, बताओ भाई, रिएक्टेंट कैसे आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, पास पास, है ना। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन, उसमें लिखा था, बहुत सारे लिखे थे, 3 गलत थे, और उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं लिखा था, उसमें लिखा था एक्टिव मास। ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट का जो पार्ट रिएक्ट कर गया वो क्या कहलाता है, एक्टिव मास। जैसे आप मान लीजिए एक टुकड़ा हम पानी में डाल दें शक्कर का, तो क्या इसके अंदर की, इस टुकड़े के अंदर की शक्कर डिजॉल्व हो रही है, नहीं, सिर्फ ऊपर की। तो इसमें एक्टिव मास कौन है, ऊपर वाला। इसी प्रकार आपने कितने भी रिएक्टेंट डाल दिए, सभी रिएक्टेंट आपके एक्टिव मास नहीं होंगे, जो जो रिएक्ट कर रहे होंगे वो क्या होंगे, एक्टिव मास। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें एक जगह ऑप्शन में था एक्टिव मास। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आप इंक्रीज कर रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है आप एक्टिव मास इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए। जो रिएक्शन में पार्ट कर रहा है, एक्टिव मास मतलब जो रिएक्शन में पार्ट कर रहा है। तो ये आपका पूरा ये हो गया, पूरा ये आपका इतना ही है। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है, मास। तो यहाँ रिएक्टेंट का मास ही तो कर रहा है, मैटर है ना, तो वही तो है। चलिए लिखिए, 10 रेट ऑफ रिएक्शन, 10 रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, आवाज़ नहीं भाई, 10 रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन, तुरंत याद करते चलने, हम लास्ट में पूछेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दीपा नहीं आए समझ में, पक्का, ठीक है। तो कल दीपा पढ़ाएगी यहाँ पर एक टॉपिक, दीपा कल पढ़ के आना, कल आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, शुरू के 10 मिनट पढ़वाएंगे आपसे हम। ये पॉइंट क्लियर, सबको क्लियर। तो पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप चाहो तो पूरा भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, द रेट ऑफ रिएक्शन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाकी ये सब कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पॉइंट नंबर सेकेंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव। इफेक्ट बेटा, अफेक्ट नहीं, प्रभावित करता है। वहाँ अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित होना, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बताओ टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। देखो क्यों, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक दूसरे से और अच्छे से इफेक्टिवली कोलाइड होंगे, और जितने अच्छे से इफेक्टिव कोलिजन होगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको पहले नंबर ये लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। देखिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर से इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये रैंडमली पूरे में और जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो जब ये मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराते जाएंगे, तो जितना ज़्यादा कोलिजन करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रिएक्शन होगी, है ना। टेम्परेचर, TEMPERATUR, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की।
क्योंकि टेम्परेचर किसको इंक्रीज कर देता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। देखो कोलिजन बेस नहीं लिख रहे हैं हम, इफेक्टिव होने चाहिए कोलिजन। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सबसे लास्ट में मिलेगा इस चैप्टर के। वहाँ से एक डेटा आता है, ये देखा गया है कि आप अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाती है। तो ये फैक्ट हमें यहाँ पर लिखना है। इट इज ऑब्जर्व दैट डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन गेट्स डबल बाय राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ। अच्छा, अगर डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे तो केल्विन में कितना बढ़ाएंगे? 283, है ना। अगर डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है टेम्परेचर तो केल्विन में 283 बढ़ेगा। हाँ 283 बढ़ेगा, 10 ही बढ़ेगा। वो बात अलग है कि 10 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 283 केल्विन के। अगर हमने बोला 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो जाएगा? 283 केल्विन। 0 से 10 में टेम्परेचर कितना बढ़ा? 10। और 273 से 83 में भी वो कितना बढ़ा? 10। 10 ही बढ़ा ना। तो ये नहीं कह देना भैया, तो पागल हो जाएगा सामने वाला कि डिग्री सेल्सियस में 10 बढ़ेगा तो केल्विन में 283 बढ़ेगा। भैया टेम्परेचर तो उतना ही बढ़ेगा। वो बात अलग है कि 10 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो जाएगा? 283 के। ठीक है ना। चलिए इसी के नीचे लिखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड that most of the reactions get double। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन गेट डबल बाय 10 डिग्री सेल्सियस, या ब्रैकेट में लिख लें आप 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। बात समझ में आया? ये फैक्ट याद करना है बच्चों कि रेट जनरली, हाँ शुरू से ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो रिएक्शन की रेट है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो जब तेज़ी से मूव करेंगे तो कोलिजन इफेक्टिव और अच्छा होगा, और इफेक्टिव कोलिजन होगा तो वो रिएक्ट करेंगे। तो अगर वो रिएक्ट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और आपका ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अधिकतर रिएक्शंस जो होती हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस गेट डबल बाय 10 डिग्री और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। बन जाएगा। एक और इसमें फैक्ट लिखना है, वो फैक्ट पर ऐसे लिखना, वैसे उसको ज़्यादा आपको माइंड नहीं करना है। अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है तब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसको हम व्यवहारिक रूप से समझाते हैं, केमिस्ट्री के रूप में समझाएंगे तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। इसमें रिएक्शन एक्जोथर्मिक है मतलब वो टेम्परेचर अपने होने के लिए टेम्परेचर क्या कर रही? निकाल रही, और तुम उसको टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब अपोजिट काम कर रहे हैं ना। वो जब रिएक्शन हो रही है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो कह रही है हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए, इसलिए वो टेम्परेचर निकाल रही है। मतलब वो टेम्परेचर के निकालने से रिएक्शन हो रही है। और अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो आप अपोजिट काम कर रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एक फैक्ट है, इसको भी हमें लिखना है। ठीक है ना। इसी के नीचे लिखिए हैज लगा के, फॉर एक्जोथर्मिक reactions rate of reaction
गेट नोट नहीं, इसी में फैक्ट पॉइंट में दूसरा फैक्ट पॉइंट है। फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन गैस डिक्रीज with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature। दोनों पॉइंट याद हो गए सृष्टि? बहुत बढ़िया। अब थर्ड हैंड डालिए, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। सिद्धार्थ आए समझ में? पिछला सिद्धार्थ भूलते जा रहे हो कि नहीं? भूलते जा रहे हैं ना? नहीं भूल रहे? ठीक है, अच्छा कर रहे हो, रिवाइज करते रहा करो। श्रेयांश तुम भूलते जा रहे बेटा? राउल्स लॉ भूल गए नहीं? और बाकी जो पढ़े वो भूल गए? भूल गए मतलब इतना 2-2 घंटा चिल्ला रहे थे पे। संडे को टेस्ट लेंगे बेटा? नहीं, उसी के बगल में बैठना है, वो सबसे तेज पढ़ रहा है इस बार। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ये क्या आ गया? कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। भैया कैटालिस्ट इस चैप्टर में, कैटालिस्ट आपको 3 बार पढ़ना है। एक तो आप इसी में थोड़ा सा पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिस्ट, और फिर जाके आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में कैटालिस्ट। तो हम एक बार आपको डिटेल में पढ़ा देंगे तो सब हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट सिफा बताइए। विदाउट पार्टिसिपेट रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट, हाँ वैसे तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ तो करेंगे। कैटालिस्ट को चाबी की तरह माना गया है, मतलब वो ताला बंद करेगा खोलेगा, लास्ट में वो चाबी वैसे ही निकल के रख जाएगी, मतलब वो चाबी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो कैटालिस्ट वो सब्सटेंस, कैटालिस्ट कोई अजीब गरीब चीज़ नहीं है, कैटालिस्ट कुछ भी हो सकता है। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लाइट, रेडिएशन, एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, कुछ भी कैटालिस्ट हो सकता है। कोई भी वो चीज़ जिससे रिएक्शन की रेट चेंज हो जाए, आइदर गेट इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों में से कुछ भी हो जाए, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे कैटालिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसके लिए जो कैटालिस्ट है हमारे स्टोमक में वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा माना गया है, फैक्ट है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में ना हो तो एक दिन के फूड को डाइजेस्ट करने में 50 साल लगेंगे। दिस इज फैक्ट। हाँ, डाइल्यूट फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस बताओ, डार्क में अच्छे से होगी कि लाइट में? लाइट। तो वहाँ कैटालिस्ट कौन है? लाइट। लाइट है वहाँ पर, ध्यान रखिए, यहाँ देखो बेटा, लाइट में होगी। तो कैटालिस्ट आर द सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स सेल्फ। उनका कभी कुछ भी खत्म नहीं होगा, इसलिए एक चीज कही जाती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट कैन कैटेलाइज होल रिएक्शन। कैटालिस्ट का इतना सा अमाउंट पूरी रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है, क्योंकि ये इतना सा अमाउंट एक को ले गया, फिर जनरेट हो जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे, लास्ट में पूरा का पूरा वही बच जाए। ताला 1000 बार खोलो, 1000 बार बंद करो, चाबी वैसी मिल जाएगी। दिस इज लाइक अ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन अपने आप में बिल्कुल भी चेंज नहीं लाएंगे और अपनी चौनी भी खर्च नहीं करेंगे। इतने ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को इसलिए कहा जाता है कैटालिस्ट सारा हाईली इफ़िशियंट मटेरियल, और आपका कोई लाइट टेम्परेचर भी हो सकता है। ये तो हो गया ये सब कुछ, लेकिन कैटालिस्ट जनरली जो यूज किए जाते हैं वो रिएक्शन की रेट बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। 99% अगर कैटालिस्ट का यूज होता है तो रिएक्शन की रेट बढ़ाने के लिए। तो आखिरकार कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट बढ़ा कैसे देते हैं, ऐसा क्या है, आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा अभी भी, और 3-4 बार पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा। हम आज समझाते हैं रिएक्शन की, कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट कैसे बढ़ा देते हैं।
देखिए ये रिएक्शन हो रही है, ये यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये एक बॉल समझ लें आप, दीवार समझ लें, और इस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है, अगर जाना है, अभी गया नहीं है, तो इस रिएक्टेंट को किस बॉल को पार करना पड़ेगा? इस बॉल को। ये बॉल क्या है? इट इज़ द बॉल ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की बॉल है। मतलब जब तक रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं है तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मान लीजिए हमारे पास 100 रिएक्टेंट हैं, कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ वैसे हैं। तो जो पतले पतले रिएक्टेंट हैं या जो फिट रिएक्टेंट है या जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, मान लो ऐसे रिएक्टेंट है 50, तो ये उछल उछल के प्रोडक्ट में चले जाएंगे और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। लेकिन अभी भी कितने रिएक्टेंट यहाँ पर बचे हैं? ये आलसी टाइप के रिएक्टेंट है, तो ये प्रोडक्ट में जाने वाले नहीं हैं। अब जैसे तुम लोग को पढ़ते नहीं हो ना, तो तुम लोग रिएक्टेंट हो गए, कुछ जो तुम में, और हम हो गए कैटालिस्ट। हम आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, डांटते भी हैं, मारते भी हैं, तो हम कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं आपके लिए। तो ये जो 50 हैं ये आलसी हैं, तो ये प्रोडक्ट में जा ही नहीं रहे थे, तो रेट बहुत स्लो थी, है ना। ये 50 चले गए, उसके बाद देखा ये तो उचक रहे हैं, इतना उचकते फिर गिर जाते, फिर इतना उचकते फिर गिर जाते। तो ये वाले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जा रहे हैं। ये वाले रिएक्टेंट पर सीधे बैठो, सीधे टिको नहीं, सीधे बैठो, आलस आता है टिकने से। ये वाले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जा रहे, तो या तो हम इन रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा दें, पर यह असंभव है क्योंकि तुरंत किसकी की एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग गलत मत समझना, हम इसको ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये थोड़ा सा फैटी टाइप का है, हल्का सा, ठीक है। तो अब ये दीवार को पार नहीं कर पा रहा है। अब तुरंत तो हम इसको पतला नहीं कर सकते ना, हम ये इसका रीजन है, तुरंत हम इसको पतला नहीं कर सकते हैं। तो बुलाया जाएगा कैटालिस्ट को, कहेंगे कैटालिस्ट आइए आप, तो कैटालिस्ट आएगा। आप कैटालिस्ट रिएक्टेंट को बिल्कुल टच नहीं करता, उसकी फिजिकल स्टेट के साथ कुछ नहीं करता। बोले तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, तुम हमें वैसे ही स्वीकार हो। वो दूसरा काम करता है, वो इस दीवार को ही छोटा कर देता है, वो इस एनर्जी की दीवार को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। अब वो जैसे ही है वैसे ही कहाँ पहुँच जाएंगे? वर्ड में। ये जो दीवार थी एनर्जी की, इस दीवार को पार करने के लिए जो एनर्जी चाहनी पड़ती है रिएक्टेंट को, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं? बाय डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ये काम करते हैं हमारे क्या? कैटालिस्ट। ठीक है, लिख ले इसको आज, चलो लिख, चलिए लिखिए। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट करिए। कैटालिस्ट्स आर दोज सब्सटेंस, कैटालिस्ट आर दोज सब्सटेंस which can change, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंस which can change the rate of reaction, which can change the rate of reaction without undergoing any change in its mass and chemical composition,
ये कैटालिस्ट की डेफिनेशन रट लीजिए। ये आप 3 बार लिखोगे 12th के कोर्स में और बहुत डिटेल में पढ़ोगे आगे कैटालिस्ट। अगर आपने एक कैटालिस्ट लिया ए, मान लीजिए आपने एक कैटालिस्ट लिया, मान लो रिएक्शन के लिए वाटर कैटालिस्ट है ए, ठीक है, वाटर, और इसको आपने लिया 10 ml, तो लास्ट में भी ये H2O ही मिलेगा और 10 ml ही मिलेगा। ये नहीं होगा कि ये H2O और O2 में डिवाइड हो जाए। तो कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को तो चेंज कर सकते हैं, कैन इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन ना तो अपने मास में कोई चेंज करेंगे ना ही अपने केमिकल कंपोजिशन में। H2O स्टार्टिंग में डाला तो लास्ट में ही H2O ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो H2O टूट के H2O2 बन जाए। 10 ml H2O लिया तो लास्ट में भी कितना बनेगा, 10 ml, चाबी की तरह है ना यार। तो कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंस विच कैन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन विथआउट अंडरगोइंग एनी चेंज, ना तो अपने मास में चेंज करेंगे ना ही अपने केमिकल कंपोजिशन में चेंज करेंगे। सिद्धार्थ, जितना लिया था लास्ट में भी उतना ही मिला था, जैसे रूप में लिया था वैसे ही रूप में मिलेगा। अब कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाते हैं पता है सबको? कैसे? बाय डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। लाइन चेंज करके इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, कैटालिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, कैटालिस्ट increases rate of reaction by decrease in, बहुत बढ़िया, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, डायग्राम और बना लो बच्चों आज से, ठीक है। ये है एनर्जी, ये है पाथ ऑफ रिएक्शन, बात मत करिए, ठीक है। ए है रिएक्टेंट, यहाँ कहीं है प्रोडक्ट, और इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में आना है। तो इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी चाहिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट रिक्वायर्ड। आप पीछे नहीं, आप बनाए, हमने आपको दी थी, हमें ध्यान है, आप उसी का यूज करें, परेशान न करें सिद्धार्थ प्लीज। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में है क्या ये? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट? नहीं, ध्यान रखिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी विथआउट, वेरी गुड, ठीक है। अब 50 रिएक्टेंट नहीं जा पा रहे इसमें, तो एक्टिवेशन एनर्जी घटानी पड़ेगी हमें, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी को हम कम कर देते हैं, ठीक है। ये नई एक्टिवेशन एनर्जी आ गई आपकी, नई वाली, ठीक है ना। ये है नई एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से आपके यहाँ तक,